इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक बता दिया है। The Supreme Court, in a landmark verdict, has struck down the contentious electoral bond scheme. विपक्ष का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल बीजेपी के लिए चंदा उगाही का एक रास्ता था। पीएम नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। अब सवाल ये है कि आखिर इन दावों की क्या सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी क्या है और कैसे बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद बैकफुट पर आ गई है, जानते हैं आज के वीडियो में। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस टाइम भारत का एक बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म तो कर दिया गया है, लेकिन इससे जुड़े डेटा को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुआ एक एक पॉइंट बेहद इंटरेस्टिंग है, जो ये बताता है कि अगर डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर में से एक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले तो देश में किसी भी तरह का कोई असंवैधानिक काम नहीं किया जा सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड आज इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड पर चल रही उठापटक को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और कैसे आया। साल था 2017। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश करते हैं। बिल संसद से पास भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे फाइनेंस बिल के रास्ते पार्लियामेंट में पेश करती है। और इस फाइनेंस बिल की खास बात यह है कि यह सिर्फ लोकसभा में डिस्कस किया जाता है, राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर डिस्कशन होता ही नहीं। चूंकि साल 2017 में बीजेपी राज्यसभा में बहुमत से दूर होती है, ऐसे में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को एक सेपरेट बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता तो मैक्सिमम चांस यह था कि राज्यसभा से यह बिल पास ही नहीं हो पाता। इलेक्टोरल बॉन्ड को फाइनेंस बिल के जरिए इसीलिए लाया गया था ताकि उसे आसानी से पास किया जा सके, और बिल पास भी होता है। और फाइनली 29 जनवरी 2018 को बॉन्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया जाता है। गवर्नमेंट इस पे तर्क देती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे में ट्रांसपेरेंसी आएगी, किसे कितना चंदा मिला उसका टोटल इलेक्शन कमीशन को बताना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड उसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड वही पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है जिसे रिसेंट जनरल इलेक्शन में कम से कम 1% वोट हासिल हुआ हो। आसान भाषा में बताऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने का एक जरिया है, जिसकी मदद से भारत का कोई भी इंसान या कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करता है। इस बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक ब्रांच से ही खरीदा जा सकता है, जिसमें एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में कुछ भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कभी भी खरीदा जा सकता है और डोनेट किया जा सकता है, बल्कि ये सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसे डोनेट करने हो, आप एसबीआई के उस ब्रांच में जाते हो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री करी जा रही। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में होने वाले प्रोसेस को पूरा किया जाता है, केवाईसी होती है और फिर आप जितने पैसे डोनेट करना चाहते हो, मान लीजिए शगुन के तौर पे 11,000 रुपए आपको डोनेट करना है, आप एक बॉन्ड 10,000 वाला लेते हो और एक बॉन्ड 1,000 वाला, टोटल 11,000 रुपए पे करने के बाद इस तरह का 2 बॉन्ड आपको दे दिया जाता है। आप अपनी मनपसंद या अपने लिए फायदेमंद वाली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड दे सकते हो। अब आपने जो बॉन्ड जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है उसे 15 दिन के अंदर एसबीआई के ही थ्रू अपने अकाउंट में जमा कराना होगा। इनकेस अगर वो पार्टी 15 दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश नहीं कराती तो बॉन्ड की वैल्यू जो कि 11,000 रुपए है वो ना तो आपको मिलेगी ना ही उसे मिलेगी जिस पार्टी को आपने डोनेट किया है, बल्कि ऑटोमेटिक वो पीएम केयर फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। और इन सारे प्रोसेस में आपकी पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब ये किसी को मालूम नहीं होगा कि आपने बॉन्ड खरीदा है, और खरीदा है तो कितने का खरीदा है और किसे डोनेट किया है, सिवाय लेने वाले और देने वाले को छोड़कर। बीच में सिर्फ एक एसबीआई है जिसे ये मालूम है कि आपने बॉन्ड लिया और फिर किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वो बॉन्ड दिया, क्योंकि इस पेपर के टुकड़े को पैसे में कन्वर्ट करने का काम सिर्फ एसबीआई ही करती है। क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने आपको दिया था उसमें एक यूनिक कोड था, और वापस से जो पार्टी उस बॉन्ड को कैश कराने के लिए एसबीआई में आएगी उसमें वही सेम
यूनिक कोड होगा। इस तरह यूनिक कोड के थ्रू एसबीआई ये आसानी से बता देगा कि किसी पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा और वापस से वो बॉन्ड किस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि चलो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनावी चंदा दिया जा रहा तो ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रन करने में पैसे लगते हैं जो कि चंदे से ही आते हैं, ये तो हमेशा से होता आया है, तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो अभी हो रहा वो पहले नहीं हुआ करता था। जैसे पहले जो पैसे डोनेट किए जाते थे वो मैक्सिमम कैश ही होते थे, जिसमें यह नियम था कि अगर कोई 20,000 से कम पैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो उसकी पहचान, उसकी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं होती थी। 20,000 से कम अमाउंट वाले डोनेशन को अननोन सोर्स में रखा जाता था, जबकि अगर कोई 20,000 से ज्यादा का अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता तो आईटीआर फाइल करते टाइम डोनर की डिटेल बतानी होती थी। एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लिए 20,000 की डेडलाइन एक लूपहोल की तरह काम करती थी, जिसमें मैक्सिमम डोनेशन को अननोन सोर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर साल 2017 में एक स्टडी करती है जिसमें पता चलता है साल 2004, 2005 और साल 2014, 2015 के बीच भारत में पॉलिटिकल पार्टीज की टोटल इनकम 11,367 करोड़ रुपए होती है, जिसमें 69% अमाउंट ऐसा होता है जो 20,000 से कम वाले डोनेशन से आया होता है। चूंकि रूल यही है कि 20,000 से कम वाले अमाउंट को अननोन सोर्स में रखा जाएगा, तो इस हिसाब से 69% करीब 7,833 करोड़ रुपए को अननोन सोर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। पार्टी वाइज अगर देखें तो कांग्रेस की इनकम होती है 3,982 करोड़ रुपए, जिसमें 83% अमाउंट अननोन सोर्स से होता है। सेम बीजेपी की इनकम होती है 3,272 करोड़ रुपए और यहां भी 65% अमाउंट अननोन सोर्स से होता है। जबकि एक पार्टी ऐसी भी होती है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो अपनी 100% इनकम को अननोन सोर्स में डाल देती है। इस तरह इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर होती है। पैसा कहां से आया, कौन दिया, इसकी मैक्सिमम डिटेल होती ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इसमें बदलाव किया जाता है और ये जो अननोन सोर्स की डेडलाइन 20,000 होती है उसे कम करके 2,000 कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को कैश में डोनेशन देना चाहे तो वो सिर्फ 2,000 से कम अमाउंट ही डोनेट कर सकता है। अगर कोई 2,000 से ज्यादा का अमाउंट डोनेट करना चाहता है तो उसे डिजिटली डोनेट करना होगा और इस डिजिटली डोनेशन मैकेनिज्म को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। अब अगर इस प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको लगेगा फिर तो सही है यार, इससे काला धन पूरी तरह से रुक जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे खेल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती थी तो उसके लिए एक एक्ट काम करता था, कंपनी एक्ट। इसमें कंपनीज के लिए एक लिमिट होती थी जिसमें कंपनी अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट में से 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस एक्ट से यह फायदा था कि कोई सेल कंपनी जो कि मैक्सिमम फर्जी और सिर्फ ऑन पेपर ही होती है, उसकी मदद से ब्लैक मनी को पॉलिटिकल चंदे की तरह यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कंपनी के लिए 3 साल वाला टाइम बैरियर भी था और 7.5% वाला अमाउंट लिमिट भी। ऐसे में ये जो चंदा दो धंधा लो वाला ऑप्शन था वो भी करीब करीब थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इन दोनों चीज को खत्म कर दिया जाता है। अब कोई भी कंपनी बगैर किसी लिमिट के कितना भी चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी आज ही स्टेब्लिश हुई और आज ही अपनी सारी इनकम, सारा पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देकर कल सुबह बंद भी हो गई। ऐसे में यह जो कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि औद्योगिक घरानों से मोटा चंदा लेने का रास्ता साफ हो सके, तो इस बात को कहीं ना कहीं कंपनी एक्ट से रिलेट किया जा सकता है। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात करी जाती है उसमें पहले यह था कि 20,000 से कम वाले अमाउंट के डोनर की डिटेल आईटीआर में बताने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन 20,000 से ज्यादा वाले सभी अमाउंट की डिटेल देना होता था। वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद 2,000 से ज्यादा, फिर वो कितना भी अमाउंट हो, उन सभी डिजिटल अमाउंट पर एक तरह से इनडायरेक्टली डोनर की डिटेल छिपाने का इंतजाम कर दिया गया। डिटेल तो होगी लेकिन वो एसबीआई के पास होगी, लेने और देने वाले के पास होगी, जबकि पब्लिक डोमेन में इसका कोई डेटा रिवील नहीं किया जाएगा। डोनर की आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी और एसबीआई गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो जो डेटा एसबीआई के पास है उसकी क्या गारंटी है कि वो
गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे में यह जो कहा जाता है कि विपक्ष की पार्टियों को कंपनियां चंदा इसलिए नहीं दे रही क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वो उसी एसबीआई के पास मौजूद डेटा को लेकर कहा जाता है। और एसबीआई मतलब जो तेरा है वो मेरा है। समझ रहे हो आप? इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को होने वाले इनकम के सोर्स के बारे में जानने के लिए देश के नागरिक और इलेक्शन कमीशन को एक तरह से रोका जा रहा। दूसरा पॉइंट जिसमें कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल के तहत लोकसभा में पास करा लेना और उसे राज्यसभा पहुंचने ही ना देना असंवैधानिक है, साथ ही राइट टू नो का वायलेशन भी है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करता है और फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है और इसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को आदेश देती है कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा, जिसमें किसने चंदा दिया, कब दिया, कितना दिया और किसे दिया, इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन उस सभी डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 12 मार्च एसबीआई के लिए डेडलाइन होती है। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ वापस सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और 12 मार्च की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाने की मांग करती है। रीजन में कहा जाता है कि डेटा को क्रॉस मैचिंग करने में टाइम लगेगा, जिस पर चीफ जस्टिस कहते हैं आपने जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग डोनर्स की डिटेल और पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल जिसे चंदा मिला है वो एसबीआई के मुंबई ब्रांच में है। आपके पास दोनों जानकारी मुंबई में ही तो है, साथ ही कुछ सवाल भी करती है पिछले 26 दिन में आपने क्या किया। आपने अपने एफिडेविट पर इस पर कुछ नहीं लिखा है। बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी होती थी तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी भी है, जिस पर एसबीआई के वकील कहते हैं हाँ डिटेल तो है लेकिन मिलान करने में टाइम लगेगा। मतलब देख रहे हो जिस एसबीआई के पास 44 करोड़ से ज्यादा कस्टमर का डेटा है और वो स्मूथली उसे मैनेज करते हैं, वो डिजिटल इंडिया में कह रहे हैं मिलान करने में टाइम लगेगा। खैर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को उनकी ये टाइम बढ़ाने वाली अपील को खारिज कर देती है और एसबीआई को 12 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल इलेक्शन कमीशन को देने के लिए फटकार लगाती है और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च 5 बजे तक डिटेल वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देती है। और जो एसबीआई टाइम बढ़ाने की बात कर रही थी वही 24 घंटे के अंदर सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को दे देती है और इलेक्शन कमीशन उसे टाइम पे पब्लिश भी कर देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने के बाद कुछ बड़े बड़े खुलासे होते हैं, जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जो सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए देती है, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, हल्दिया एनर्जी 377 करोड़, वेदांता लिमिटेड 376 करोड़। इस तरह बहुत सी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करती हैं या कह सकते हैं चुनावी चंदा देती हैं, लेकिन इससे यह क्लियर नहीं हो पाता कि किसने कितना और किस पार्टी को चंदा दिया है। एसबीआई इस डिटेल को कैसे स्मार्टली छिपा लेता है उस पे आगे अभी हम बात करेंगे, लेकिन अगर टोटल चंदे की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी को 6000 करोड़ मिलते हैं, टीएमसी को 1600 करोड़, कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़ और इस तरह अदर पॉलिटिकल पार्टी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिलते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ईसीआई की तरफ से जो डेटा पब्लिश किया गया उसके अकॉर्डिंग पिछले 5 साल में 1300 से ज्यादा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिससे 12155 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी को दिए, जिसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए डोनेट करती है। 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली ये अकेली कंपनी है, इनका ये ऑफिस है। अब इसे देख के आपको क्या लगता है ये 1300 करोड़ रुपए डोनेट कर सकते हैं? मतलब मजाक चल रहा है? आगे देखिए, ये जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, इसे साल 1991 में सैंटियागो मार्टिन ने स्टैब्लिश किया, जो कि लॉटरी का बिजनेस करती है। साल 2003 में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने लॉटरी पर बैन लगा दिया तो मार्टिन ने अपना बिजनेस कर्नाटक और केरल में शिफ्ट कर दिया। आज भी इंडिया में 13 स्टेट ऐसे हैं जहां लॉटरी पर कोई बैन नहीं, जिसमें असम, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे बड़े स्टेट आते हैं। इन स्टेट्स में मार्टिन को लॉटरी किंग कहा जाता है। सैंटियागो मार्टिन लॉटरी इंडस्ट्री की एक लॉबी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी हैं। अब आता है ट्विस्ट। सैंटियागो मार्टिन की कंपनी पर ईडी साल 2019 में एक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच शुरू करती है। जुलाई महीने तक कंपनी से जुड़ी 250 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज कर देती है और 2 अप्रैल 2022 को 409 करोड़ के एसेट्स
कुर्क कर लेती है। 22 जुलाई 2019 को ईडी ने स्टेटमेंट दिया कि मार्टिन और उनके पार्टनर्स ने 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 अगस्त 2010 तक प्राइज विनिंग के दावे को बढ़ाकर 910 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट कमाया है। इस तरह सैंडियागो मार्टिन अलग अलग केस में कानून की पकड़ में आते रहे और मार्टिन की कंपनी 21 अक्टूबर 2020 को इलेक्टोरल बॉन्ड की पहली किस्त परचेज करती है। फिर लगातार एक के बाद एक पीरियड्स मार्टिन की कंपनी सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लेती है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि मार्टिन ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए खरीदे ताकि वो ईडी की कार्रवाई से बच सके। अब इसमें क्या सच्चाई है या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंट है, ये अपने आप में एक पहेली है, लेकिन सच ये है कि मार्टिन ने घपलेबाजी भी करी है और मार्टिन ने बॉन्ड भी खरीदे हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी दानवीर कंपनी पर, मेगा इंजीनियरिंग। इस कंपनी ने भी टोटल 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है और इसे कृष्णा रेड्डी द्वारा रन किया जाता है। मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे कालेश्वरम डैम, पोलावरम डैम, जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। अक्टूबर 2019 में कंपनी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड भी हुई थी और उसी साल कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। हालांकि यह कंपनी टोटल 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है। अब अगर पार्टी वाइज अमाउंट देखेंगे तो तेलंगाना में उस टाइम की बीआरएस गवर्नमेंट को कितने पैसे गए या फिर मेगा इंजीनियरिंग ने किसे कितने पैसे डोनेट किए, ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। एक और कंपनी है वेदांता ग्रुप, जो 5वीं सबसे बड़ी डोनर है। 376 करोड़ रुपए डोनेट करती है। यह भी साल 2018 में ईडी के पकड़ में आती है। इस तरह कई कंपनियां सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में फंसती हैं और मोटा पैसा डोनेट करती हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है या फिर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, यह भी डिटेल सामने जरूर आएगी। कुछ ऐसी कंपनी भी है जिसने अपने नेट प्रॉफिट में से मैक्सिमम पैसा डोनेट कर दिया, जैसे IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसका 2009 से 2023 तक नेट प्रॉफिट 175 करोड़ का होता है और कंपनी अपने प्रॉफिट का 53% 92 करोड़ रुपए डोनेट कर देती है। हल्दिया एनर्जी, जिसका 3 साल का प्रॉफिट 1013 करोड़ रुपए होता है और डोनेट किया 37% 377 करोड़ रुपए। ये सब कितने बड़े दानवीर हैं। एक और देखिए एयरटेल इंडिया, जो पिछले 5 साल से लॉस में चल रही, बावजूद इसके 198 करोड़ रुपए डोनेट कर देती है। वैसे एयरटेल के बारे में मेरा साफ साफ कहना है कि यह कंपनी एक लुटेरी कंपनी है जो अपने कस्टमर से रिचार्ज के नाम पर मोटा पैसा लेती है, लेकिन सर्विस के मामले में एकदम घटिया। फिर आप कितनी भी कंप्लेन कर लें, कितने ही इन्हें टैग करके ट्वीट्स कर लें, या आपकी कंप्लेन को सीरियसली लेते ही नहीं है। और ले भी क्यों, 198 करोड़ दिया ही है, कौन बोलेगा भाई, कुछ भी करें। स्टोरी पर वापस आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग हर बड़ी पार्टी को पैसा मिला है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, वो अलग बात है। अब पैसा किसने किसे दिया, कितना दिया, ये डेटा SBI स्मार्टली छिपाने की कोशिश करता है। कैसे, आइए बताते हैं। जैसा कि भी आपको बता चुका कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है और उस नंबर से पता किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर नंबर वाले बॉन्ड को किसने खरीदा और सेम उसी नंबर वाले बॉन्ड को किस पार्टी ने बुनाया। इस तरह लेने वाले और देने वाले दोनों की डिटेल यूनिक नंबर से पता की जा सकती है। SBI ने यही खेल कर दिया, उसने डेटा तो दिया लेकिन विदाउट यूनिक नंबर वाले। डेटा से यह तो पता चला कि किसने कितना चंदा दिया, यह भी पता चला कि किसे कितना चंदा मिला, लेकिन यह नहीं पता चला कि किसने चंदा दिया और कितना दिया। फॉर एग्जांपल, फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए डोनेट किए, लेकिन किसे दिए ये पता नहीं। अब SBI क्यों इतना गोल गोल घुमा रहा, बार बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद क्यों डेटा देने में इतना खेल कर रहा, किस बात का डर है, किस चीज का दबाव है, ये तो SBI ही जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ठान लिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा सच बाहर लाकर ही रहेंगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर SBI को फटकार लगाई है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे, साथ ही ये एफिडेविट भी दें कि उसने सारी जानकारी दे दी है। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, पॉलिटिकल पार्टी, दानवीर कंपनी, सबका सच एक एक करके बाहर आ रहा। अब इन सारी चीजों को अगर कंक्लूड किया जाए तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं। और मजे की बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मेनस्ट्रीम मीडिया
एकदम चुप है, कोई डिबेट शो नहीं हो रहा। जितने भी स्टार एंकर हैं वो बड़े मजे से सबसे जरूरी मुद्दे हिंदू मुस्लिम पर लगे हुए हैं। बेशर्मी की सारी हदें बड़ी ही बेशर्मी से पार की जा रही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसकी पूरी कहानी क्या है ये आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।